नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव के बाद दिन बीत रहे हैं, जैसी आशा की जा रही थी, इंडिया गठबंधन और मजबूत होता जा रहा है और संगठित होता जा रहा है, ये और एकजुटता उसके अंदर आती जा रही है और एनडीए गठबंधन धीरे धीरे टूटन की ओर बढ़ रहा है। जो सबसे अच्छी सूचना इंडिया गठबंधन के लिए आई, वेस्ट बंगाल के अंदर ये इस बार माना जा रहा था कि कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा और लड़ाई जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में होगी। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, विधानसभा के चुनाव में भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उनकी आशा का केंद्र था कि जिस प्रकार से उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता मिली और तेलंगाना में मिली, वैसी सफलता उनको वेस्ट बंगाल में भी मिलेगी। लेकिन वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ नहीं मिला जो कि अमित शाह जी ने नारा दिया था इस बार 200 पार। वो 75, 76, 77 सीटों पे रह गए और उसमें 5-6 विधायक ऐसे थे जो बाद में टीएमसी में चले गए। यही स्थिति लोकसभा के अंदर हुई। ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस बार भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर 32-33 सीटें जीते और उसकी वजह से जो बाकी स्टेट में थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लाने के लिए, वो वेस्ट बंगाल पूरा कर देगा। वेस्ट बंगाल का जब रिजल्ट आया, जब पार्लियामेंट का रिजल्ट आया तो पता चला कि टीएमसी ने तो अपनी सीटें और ज्यादा बढ़ा ली और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट के 12 रह गई 18 से, तो 6 सीटें कम हो गई, माने 33% का ड्रॉप हो गया और टीएमसी की सीटें वो बढ़ गई। कांग्रेस की सीट जो 2 थी, अधीर रंजन चौधरी भी एक सीट पे पिछली बार जीते थे 2019 में, इस बार वो अपनी सीट को बरकरार नहीं रख पाए और यूसुफ पठान जो कि टीएमसी के कैंडिडेट थे वो जीत गए और काफी अच्छी लीड से जीते। और ये अलग बात है कि यूसुफ पठान का जो मकान बना था उस पर फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन के आरोप लगा के फिर वो बुलडोजर और फिर वो दबाव की राजनीति वो तुरंत शुरू हो गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पर्सनालिटी ट्रेट है। वो यूसुफ पठान को दबाने का और धमकाने का प्रयास हुआ कि तुम जीत तो गए लेकिन अब तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। लेकिन अच्छी बात जो हुई वो ये हुई कि जब वहां वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी थे और अधीर रंजन चौधरी ने कोई मौका नहीं छोड़ा था किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी को, टीएमसी को नीचे दिखाने का। और ये हम लोगों के लिए भी, साधारण लोगों के, सामान्य जन जो वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं रहते हैं, ये ज्यादा समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि अधीर रंजन चौधरी आखिर इस तरह की बातें कर क्यों रहे हैं। तो हम लोगों ने शायद सोचा था उस समय कि सीपीएम और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, जिससे फाइट जो है सीपीएम और कांग्रेस और टीएमसी के बीच में हो जाए, बीजेपी पीछे चली जाए, हमने सोचा था कि शायद वो रणनीति हो। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वहां तो कांग्रेस बिल्कुल अदृश्य थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी अदृश्य थी और वहां तो लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में थी। अधीर रंजन चौधरी को एक प्रकार से ममता बनर्जी ने ये टारगेट कर लिया था, ये सोच लिया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर मुझे कांग्रेस का तो जो हो सो हो, मुझे अधीर रंजन चौधरी को नहीं जीतने देना। और जहां से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते थे वो सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, यूसुफ पठान को लाए और यूसुफ पठान को इलेक्शन लड़ाया। एक मानी बात है कि सेलिब्रिटी थे यूसुफ पठान, युवाओं के बीच में उनकी एक जागृति थी, उनकी एक पहचान थी और वो अच्छी लीड से जीते और अधीर रंजन चौधरी बाहर हो गए। अधीर रंजन चौधरी ने वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद से रिजाइन कर दिया। अब जो खबर आई है वो ये है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस हाईकमान के बीच में मीटिंग्स हो गई हैं, समझौता हो गया। क्योंकि पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था इलेक्शन के पहले कि 2 सीटें कांग्रेस ले ले, जो सीटें वो जीती थी पिछली बार, और बाकी सीटें हम लोग लड़ें।
लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने उस बात को नहीं माना था। 2 सीटें लड़ते तो कम से कम 2 सीटें जीतते, अभी तो केवल 1 सीट उनके पास है। और इस समय देश के सामने मुख्य मुद्दा क्या है? देश के सामने मुख्य मुद्दा है कि हमको देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। आपसी लड़ाई हम लोग बाद में कर लेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के हित की बात करे, जो युवाओं के हित की बात करे, जो बेरोजगारी पे बात करे, जो महंगाई पे बात करे, जो हॉस्पिटल्स बनाने की बात करे, जो शिक्षा व्यवस्था को और इंप्रूव करने की बात करे, न कि हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में देश को धकेले और 400 सीटों लाओ तो हम संविधान बदल देंगे, उस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट करके एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने से अलग कर दे। और ये मानी बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी भी सेकुलर विचारधारा के एक बड़े नेता रहे और ममता बनर्जी भी सेकुलर विचारधारा की एक बड़ी नेता हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन इनके बीच के आपसी संघर्ष की वजह से हम किसी और को जिता दें, ये बात तो रणनीतिक तौर पर आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्राइमरी गोल क्या है? आपका प्राइमरी गोल यह है कि ऐसे लोग जो देश को धार्मिक और सामाजिक विद्वेष के अंदर झोंक रहे हैं उनको हराना है, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद निपटेंगे कि कौन कम्युनिस्ट है, कौन सोशलिस्ट है, कौन शिवसेना वाला है, कौन क्या है, समाजवादी। और इस विचारधारा को पकड़ लिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, इस विचारधारा को पकड़ लिया महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने और कांग्रेस ने, इस विचारधारा को पकड़ लिया तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने, और ये आपसी समझौते के माध्यम से बिहार के अंदर आरजेडी, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस, उनके गठबंधन है। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये नहीं समझा, तो अब जो संकेतक मिल रहे हैं उसके अनुसार ममता बनर्जी और कांग्रेस हाईकमान के बीच में ये तय हो गया है कि अब हम वेस्ट बंगाल के अंदर आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनसे लड़ेंगे जिनसे हमें लड़ना चाहिए। इसके बाद तेलंगाना से एक खबर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने 2 लाख तक के ऋण किसानों के माफ कर दिए। ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि देखिए देश के अंदर 2 तरह के अर्थशास्त्री हैं। एक वो अर्थशास्त्री हैं जो चाहते हैं कि देश के पूंजीपतियों के ऋण तो माफ हों, पूंजीपतियों के ऋण तो राइट ऑफ हों, वन टाइम सेटलमेंट्स हो, उनके रिहेबिलिटेशन हो, उनके रिशेड्यूलमेंट्स हो। लेकिन जो देश की गरीब जनता है, जो देश की मध्यम वर्ग की जनता है, जो छोटे छोटे लोन लेती है कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख का लोन लेती है, जो रेहड़ी वाले हैं, जो फेरे वाले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके ऋण के माफी पे या रिशेड्यूलमेंट, रिहेबिलिटेशन पे या वन टाइम सेटलमेंट पे कोई बात ना हो। लेकिन अगर तेलंगाना सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे किसानों के, तो जो देश का जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो छोटा थोड़ी बहुत आमदनी वाला है, 20, 25, 30 हजार रुपए की आमदनी वाला है, अगर उसकी आमदनी बढ़ती है, अगर उसके खर्चे कम होते हैं, अगर उसका ब्याज कम होता है, तो वो चीजें खरीदता है, वो कंज्यूमर बनता है, वो कंजम्पशन करता है। और जब वो कंज्यूमर बनता है और कंजम्पशन करता है तो फायदा अल्टीमेटली इंडस्ट्री को ही होता है। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ता है, देश की जीडीपी बढ़ती है, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, देश की छवि बढ़ती है और देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है। तो आर्थिक व्यवस्था देश की सुधारने के लिए आवश्यक है कि जो देश का गरीब और मध्यम वर्ग है उसकी आमदनी में बढ़ोतरी की जाए, न कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाए, और यहां तक कम किया जाए कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर से भी वो कम टैक्स दें और उनके राइट ऑफ किए जाए, वन टाइम सेटलमेंट्स किया जाए और बाकी सुविधाएं उनको दी जाएं जो सुविधाएं गरीब और मध्यम वर्ग को न दी जाए। तो ये सूचना कि तेलंगाना के अंदर 2 लाख तक का ऋण किसानों का माफ किया, ये अच्छी सूचना है। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेतक है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सही डायरेक्शन देने वाला है, क्योंकि गरीबों की इनकम बढ़ाना देश की, भारत जैसे देश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जबकि आज का किसान जो है उसके बच्चों को जो नौकरियां मिलने वाली थी,
जो अग्निवीर के माध्यम से नौकरी के स्रोत को रोक दिया गया, उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। एग्रीकल्चरल इनपुट्स में जो जीएसटी को बढ़ा के उनकी इनपुट कॉस्ट को बढ़ा दिया गया, बिजली और पानी के दरों को बढ़ा के इनपुट कॉस्ट को बढ़ा दिया गया, फर्टिलाइजर के बैग छोटे कर दिए गए और दाम बढ़ा दिए गए, और एमएसपी की गारंटी दी नहीं। तो अगर इनपुट कॉस्ट आपकी 30% बढ़ जाए और आपकी एमएसपी 5% बढ़े, तो मानी वादे किसानों की वो स्थिति हो जाएगी जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान करने के बजाय उसको वीकेंड करने लगेगी, क्योंकि देश की 60% जनसंख्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानी पर निर्भर करती है। और जब इंडस्ट्रियल जॉब्स नहीं लोगों को मिलते हैं तो वो किसानों के बच्चे अपने खेतों में वापस जाते हैं, अपने गांव में वापस जाते हैं, वहां अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ओवर डिपेंडेंस बढ़ती है, और छोटी छोटी जोत होने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। तो एक तेलंगाना सरकार ने जो एक कदम लिया जाना चाहिए था वो कदम ले लिया है। इंडिया गठबंधन में तो अब वेस्ट बंगाल के माध्यम से ये चीज शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के बीच में, कांग्रेस के बीच में और एनसीपी के बीच में एकता और उनकी जो थी, जो उन्होंने प्रदर्शित की थी पार्लियामेंट में, और उन्होंने एक प्रकार से ये चख लिया था कि अगर एकता से हम लड़ेंगे और आपसी समन्वयन से लड़ेंगे तो इस बार तो हमको 31 सीटें मिली हैं 48 में से, अगली बार विधानसभा में हमको 80% सीटें मिल सकती हैं अगर हम अपने इसी प्रकार के समन्वयन से और मिलजुल कर चुनाव को लड़ेंगे। और जिसके संकेत वो दे रहे हैं, वो थोड़ा बहुत होता है कि साहब स्टेटमेंट देना कि हम इतनी सीट पे लड़ेंगे, उतनी सीट पे लड़ेंगे, जिससे कि प्रेशर बना रहे और उनकी सीटें कम ना हो जाए। दूसरी तरफ से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम तो 100 सीटों से कम पे नहीं लड़ेंगे। अजीत पवार कह रहे हैं हम 100 सीटों से कम पे नहीं लड़ेंगे। तो अगर ये 100 सीटों पे लड़ेंगे तो क्या बीजेपी वहां पे केवल 60-70 सीटों पे लड़ेगी, जबकि बीजेपी वहां बड़ी पार्टी है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो अभी मंत्री बने हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं और चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उनके बेटे ने खुलेआम स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पिता तो देश के सर्वमान्य नेता हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने चैलेंज किया है कि गुजरात लॉबी वाले गुजरात लॉबी की बहुत बात करते हैं लेकिन अपनी पूरी सीटें नहीं जिता पाए, और मेरे पिताजी ने मध्य प्रदेश की पूरी सीटें जिता दी। तो अगर कोई गिने चुने स्टेट्स हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, तो उसमें मध्य प्रदेश भी एक है, और उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ही हैज थ्रोन हिज हैट इन द रिंग। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेजी से हवा फैल रही है कि माननीय मोदी जी अगले 15-20 दिन, एक महीने के अंदर एक ओबीसी लीडरशिप के माध्यम से योगी जी को चैलेंज कराने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार का ओबीसी का पीडीए का कार्ड अखिलेश ने खेला था और राहुल गांधी ने भी ओबीसी की बात की थी और कंसोलिडेशन हुआ था, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस यूपी के अंदर बहुत अच्छा रहा था। तो इसी बात को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी, योगी जी क्योंकि राजपूत हैं, सवर्ण हैं, इसलिए यहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के माध्यम से उनको चैलेंज करेंगे और ओबीसी विधायक योगी जी के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे और ये योगी जी से कहा जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद छोड़िए और दिल्ली आ जाइए, जिससे अगले जो चुनाव हो विधानसभा का, वो चुनाव ओबीसी बनाम ओबीसी हो, वो ओबीसी बनाम सवर्ण ना हो जाए जैसा इस बार के चुनाव में हो गया था। जिस प्रकार का एनडीए के अंदर टूटन, क्योंकि अब एनडीए के नेता जो 2019 तक मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, आज मोदी जी के खिलाफ और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ और उनके नारों के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि साहब जो आपने कांग्रेसियों को इतनी ज्यादा सीटें दे दी इसलिए आप हारे, आपकी नीति गलत। आपने जो 400 पार का नारा दिया, आप और आपके लोगों ने जो समण थे सारे के सारे, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे अरुण गोयल हो, चाहे हेगड़े साहब हो, ये सारे लोग समरणों के मुंह से आपने ये कहलवा के
कि हम संविधान को बदल देंगे, आपने हमारे ओबीसी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सारे वोट बैंक को खत्म कर दिया। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक जातीय जनगणना के खिलाफ बोलती है और सवर्ण वोट बैंक का कंसोलिडेशन करने की बात करती है, वो अब कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश से भी जातीय जनगणना की मांग उठा दे और मोदी योगी जी उसकी खिलाफत करे और उसके बाद फिर वही अपना वोट बैंक को साधने की कोशिश करे, जो वोट बैंक साधने का प्रयास अखिलेश यादव ने पीडीए के माध्यम से किया। वो भी राजभर भी बोलने लगे हैं, संजय निषाद भी बोलने लगे हैं। यह भी खबर है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में तनातनी शुरू हो गई है और जयंत चौधरी ने एक प्रकार से अपना रास्ता चुन लिया है आगे का। एकनाथ शिंदे ने भी चुन लिया है, अजीत पवार ने भी चुन लिया है। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के खिलाफ ही उन्हीं के दल के लोग खिलाफ हो गए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है और सुना है अब तो कि वो खुद नड्डा जी को दोबारा कुछ महीनों के लिए अपना प्रधान बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि चुन नहीं पा रहे हैं। स्पीकर पद पे भी इतने दिनों से मीटिंग चल रही है, स्पीकर पद पे चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, किसको बनाएं। इसका माने जो हनक थी मोदी जी की 10 साल जो चली, वो हनक ढीली पड़ गई। अब लोग प्रश्न पूछने लगे, लोग आलोचना करने लगे। तो जब जैसे नाव के अंदर एक छेद होता है, उसको बंद मत कीजिए, दूसरा होता है, तीसरा होता है, तो एक एक करके विद्रोह खड़ा होने लगता है और उसके बाद फिर उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बहुत बड़ी परेशानी है जो आज की तारीख में हो गई है बीजेपी के साथ। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को समझ में आ गया है कि हम जीते इसलिए हैं, या मतलब जीते नहीं है, या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम इसलिए रहा है कि हम मिलजुल के लड़े हैं, तो मिलजुल के हमें लड़ने की और आवश्यकता है। और अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार के विधानसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का पराभव शुरू हो जाएगा। तो अब देखना है कि ये जो गिरावट है, ये जो अप ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड है, ये कंटिन्यूड रहेगी या रुक जाएगी, ये समय बताएगा। लेट अस वेट एंड सी, तब डिस्कस करेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।